वेलकम स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने रिंग के बारे में पढ़ा था, रिंग की डेफिनेशन और एक दो एग्जाम्पल पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग। इसमें पहला आपके पास है क्रम विनिमय वलय। क्रम विनिमय वलय या कम्यूटेटिव रिंग। क्रम विनिमय वलय या कम्यूटेटिव रिंग। तो मान लिया कि लेट R प्लस मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग। मान लिया हमने कि R प्लस और मल्टीप्लाई के लिए एक रिंग है। देन R इज ए कम्यूटेटिव रिंग if it is commutative for multiplication। मतलब क्या है, आपके पास R प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, वो एक रिंग बनेगा। कब? अगर R है वो मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के लिए एक कम्यूटेटिव मल्टीप्लाई का ऑपरेशन एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो। क्यों? क्योंकि प्लस का ऑपरेशन तो हमने पढ़ा था कि R प्लस है वो एक अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव होगा। इसी टाइप से या ये लिख सकते हो कि A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A और ऑल AB बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा आपके पास है तो हम इसको बोलेंगे कि R है वो एक कम्यूटेटिव रिंग होगा। अब हिंदी में अगर लिखोगे तो माना R प्लस मल्टीप्लाई एक वलय है, तो R क्रम विनिमय वलय कहलाता है। क्रम विनिमय वलय कहलाता है यदि R में गुणन संक्रिया क्रम विनिमय हो। अर्थात A गुणा B बराबर B गुणा A। अगर आपके पास R का प्रत्येक अवयव गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता का पालन करे तो उस वलय को हम क्रम विनिमय वलय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कल हमने एक रिंग प्रूफ किया था कि Z प्लस और मल्टीप्लाई के लिए एक क्रम विनिमय वलय होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में आप एक इंटीजर को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हो, भले दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करो, आपके पास रिजल्ट है वो हमेशा बराबर आएगा। Z में मल्टीप्लाई का जो ऑपरेशन है वो क्रम विनिमय होता है। इसी प्रकार जितने भी वलय है नंबर्स के लिए Q प्लस मल्टीप्लिकेशन, R प्लस और मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ये सारे के सारे वलय क्रम विनिमय वलय होते हैं। तथा अगर हम मैट्रिक्सेस की बात करें MNR का मतलब है मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स। तो इसकी बात करोगे तो ये प्लस और मल्टीप्लाई के लिए एक रिंग बनती है और ये क्रम विनिमय वलय नहीं होती है। एक क्रम विनिमय वलय नहीं है। ये चारों के चारों ये आपके पास क्रम विनिमय वलय होगी। ठीक है। Z सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं। तो ये आपके पास चारों के चारों कम्यूटेटिव रिंग के एग्जाम्पल है। और जो मैट्रिक्सेज है वो आपके पास मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव नहीं होते हैं।
तो ये जो आपके पास वलय बनेगी ये कोम्यूटेटिव वलय नहीं हो पाएगी, इट इज़ नॉट ए कोम्यूटेटिव रिंग। इसी टाइप से अगर हम बात करें ए रिंग विथ यूनिटी, इकाई सहित वलय, के बाद आपके पास है रिंग विथ यूनिटी। सेकंड नंबर, रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी, इकाई सहित वलय। इकाई सहित वलय। इकाई सहित वलय का मतलब है, पहले मान लिया कि लेट R प्लस मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग, देन इट इज कॉल्ड रिंग विथ यूनिटी इफ इट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट for मल्टीप्लिकेशन। आपके पास कोई भी एक रिंग है तो वो एक रिंग विथ यूनिटी होगा कब, जब उस रिंग में मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट है वो प्रेजेंट हो। माना R प्लस मल्टीप्लाई एक वलय है, तो यह इकाई सहित वलय कहलाता है। यदि R में गुणात्मक तत्समक अवयव विद्यमान हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी एक रिंग हमें दे रखी है, वो रिंग विथ यूनिटी होगा कब, जब उसमें जो सेकंड ऑपरेशन आपका जो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है उसके लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट हो, तो उसे हम बोलेंगे रिंग विथ यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमने नंबर्स की रिंग पढ़ी है, Z प्लस मल्टीप्लाई Q प्लस मल्टीप्लाई R प्लस मल्टीप्लाई C प्लस मल्टीप्लाई, ये सारे के सारे आपके पास रिंग विथ यूनिटी है। या इसमें आप मैट्रिक्स का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, MNR प्लस मल्टीप्लाई मैट्रिक्सेज हैं, इनमें भी आपके पास n क्रॉस n की यूनिट मैट्रिक्स होती है, तो वो इसका यूनिटी एलिमेंट होगा, वो इसमें गुणात्मक तत्समक का काम करेगा। तो ये आपके पास सारी की सारी रिंग विथ यूनिटी या इकाई सहित वलय है। इसी टाइप से अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेट मान लिया आपने S 0 2 4 6 8, मान लो ये एक सेट आपके पास जिसमें 5 एलिमेंट है 0 2 4 6 एंड 8, तो ये जो S है आपके पास ये प्लस 10 और मल्टीप्लाई 10, इनके लिए एक रिंग बनाएगा। तो ये रिंग जो आपके पास है वो रिंग विदाउट यूनिटी होगा।
ये आपके पास रिंग विदाउट यूनिटी है। रिंग विथ यूनिटी जिसमें इकाई अवयव उपस्थित हो या जिसमें गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसे हम बोलेंगे रिंग विथ यूनिटी। और जिसमें मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसे हम बोलेंगे रिंग विदाउट यूनिटी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लाई के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट नहीं है। +10 और ×10 इनके बारे में आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, नहीं तो अभी देख सकते हो। a + 10b का मतलब है इसमें रिजल्ट है वो r आएगा, या ये mod 10 या ×10 कोई सा भी कर सकते हो। वेयर r is remainder when a into b is डिवाइडेड बाय 10। आपको a क्रॉस 10b का मतलब है कि इसका रिजल्ट r आएगा, जहाँ पे r क्या होगा, आपको a को b से मल्टीप्लाई करना है और 10 से आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा वो आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इसमें आप हमें कमेंट के थ्रू या चैट के थ्रू हमें बता सकते हो। आपको जो भी दिक्कत है उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई रिंग इस टाइप से हो जो कम्यूटेटिव भी हो और उसमें यूनिटी एलिमेंट भी हो, तो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। जैसे ये चारों के चारों जो नंबर्स की रिंग है, ये आपके पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगी। तो आप इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हो, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी 3 नंबर। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं CRU। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्रम विनिमय तत्सम की वलय। क्रम विनिमय तत्सम की वलय। तो इसमें क्या होगा कि माना r प्लस मल्टीप्लिकेशन एक वलय है, तो r एक CRU होगा। CRU का मतलब है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्रम विनिमय तत्सम की वलय होगा यदि पहला R क्रम विनिमय वलय हो, that is A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। इसी टाइप से सेकेंड है R तत्सम की वलय हो। अर्थात 1 बिलोंग्स टू R। 1 बिलोंग्स टू R का मतलब है कि 1 का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 का मतलब साधारण एक से नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसमें 1 का मतलब होगा n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वो आपके पास डिपेंड करेगा कि जो भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा उसी को हम 1 लिखेंगे, और जो एडिटिव आइडेंटिटी होगा, जो प्लस के लिए आइडेंटिटी आएगा, उसको हम बोलेंगे 0 एलिमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं मैट्रिक्सेज का, तो मैट्रिक्सेज में 0 एलिमेंट का मतलब है एक n क्रॉस n की 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास
क्रम विनिमय तत्सम की वलय है। इसी टाइप से कुछ एक और डेफिनेशंस हैं, जैसे आपके पास एक डेफिनेशन आती है जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर्स या शून्य भाजक। शून्य भाजक, देखो शून्य भाजक का मतलब क्या है। सबसे पहले आप बात करते हैं कि डिवाइजर का मतलब क्या है। कोई भी एक नंबर है, जैसे आप लोग बहुत बार बोलते हो कि 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 4, 2 है वो 4 का भाजक है, पर 2 है वो 3 का भाजक नहीं है। 2 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 3। तो इसमें डिवाइजर का मतलब क्या होता है? डिवाइजर, मान लिया कि लेट एस भी है नॉन एम्प्टी सेट, मान लिया कि एस है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन या हम अगर रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम नॉन एम्प्टी सेट की जगह हम इसको रिंग ही लेके चलते हैं। लेट एस बी है रिंग एंड लेट ए बी बिलोंग्स टू एस। आपके पास कोई भी एक रिंग है, उस रिंग में आपने मान लिया कि 2 अवयव है ए और बी, देन ए इज कॉल्ड a divisor of B if, then A is called a divisor of B if there exists C belongs to S such that B equal to A dot C। मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी एक रिंग है, उस रिंग के आपने 2 एलिमेंट लिए हैं, तो जो एलिमेंट ए है वो एलिमेंट बी का एक डिवाइजर कहलाता है। कब? जब आपके पास एक ऐसा एलिमेंट सी मिल जाए उसी सेट में कि बी है वो ए इंटू सी के या ए गुणा सी के बराबर हो, तो हम बोले। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब है आपके पास जो भी आपके रिंग का सेकेंड ऑपरेशन है उससे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटीजर्स की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर, तो अगर इसमें आप देखोगे तो 2 है वो 4 को डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a हमारे पास 2 है, या 4 की जगह 6 ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। b की जगह हमारे पास 6 है, तो देयर एग्जिस्ट 3 बिलोंग्स टू z सच दैट 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। 2 और 3 को अगर आप गुणा करोगे तो आपके पास रिजल्ट है वो 6 आ जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि 2 इज ए डिवाइजर ऑफ 6। इसी टाइप से हम ये भी बोलते हैं कि 2 है वो डज नॉट डिवाइड 3। 2 है उसका 3 पे भाग नहीं जाता। इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट 3 इक्वल टू 2 इंटू सी। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई भी इंटीजर दुनिया में अस्तित्व में नहीं है कि अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो जो आपका आंसर है वो 3 आ जाए। ठीक है, तब हम बोलते हैं कि 2 है वो 3 को डिवाइड नहीं करता है, जबकि 2 है वो 6 को डिवाइड करता है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा इंटीजर मिल गया जिसका अगर 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट है वो 6 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो ये आपके पास डिवाइजर की डेफिनेशन है। तो अब हम बात करेंगे जीरो डिवाइजर क्या होता है। जीरो डिवाइजर का मतलब है वो नंबर जो जीरो को डिवाइड करते हो। जीरो डिवाइजर का मतलब है कि वो नंबर जो जैसे अगर हम बोलें कि 12 के डिवाइजर बताओ,
अगर आपको 12 के डिवाइजर बताने हैं, अगर हम पॉजिटिव डिवाइजर की बात करूं, नेचुरल नंबर में अगर बात करते हैं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये उसके डिवाइजर होते हैं। अगर हम बात करें जीरो डिवाइजर की, इसका मतलब वो नंबर आपको बताने हैं जो जीरो को डिवाइड करें। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। तो ये आपके पास डिवाइजर की डेफिनेशन हो गई। इसी के बेस पे हम जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन देते हैं। तो जीरो डिवाइजर का मतलब है, मान लिया लेट आर प्लस मल्टीप्लीकेशन बी ए रिंग, माना आर प्लस मल्टीप्लाई एक वल्य है। मान लिया कि ये एक वल्य है तथा एंड लेट जीरो नॉट इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या है कि आपने एक R का एलिमेंट लिया है और ऐसा एलिमेंट लिया है जो जीरो के बराबर नहीं है। देन A is called a zero divisor if there exists a non-zero number, a non-zero element B belongs to R such that A dot B equal to 0। मान लिया आपके पास कोई एक रिंग है, एक आपने नॉन जीरो एलिमेंट लिया है R का, तो उस नॉन जीरो एलिमेंट को हम जीरो डिवाइजर या शून्य भाजक बोलेंगे अगर वल्य R में एक दूसरा ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट आपको मिल जाए कि उन दोनों का प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाए। ध्यान रखना, यहाँ A भी नॉन जीरो है और B भी नॉन जीरो है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी टाइप से ये भी कर सकते हो। अगर हिंदी में आपको लिखना है, एक वल्य है तथा माना जीरो नॉट बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, जीरो नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, तो ए को एक शून्य भाजक कहते हैं। यदि R में एक ऐसे अशून्य अवयव का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि A डॉट बी इक्वल टू 0। आपके पास कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है, उसके लिए दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट आपको मिलना चाहिए, इस टाइप से मिलना चाहिए कि उन दोनों का प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट है वो जीरो कैसे आ सकता है। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप लोगों ने जो इंटीजर मॉड्यूलो n जेड एन का नाम सुना होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में ग्रुप थ्योरी में आपने पढ़ा था कि जेड एन है वो प्लस एन के लिए ग्रुप बनता है। इसी टाइप से हमने मान लिया कि जेड 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 इज अ रिंग। ये आपके पास एक रिंग है। Z6 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये Z6 में 6 एलिमेंट होते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो एक एलिमेंट है 2,
जो 0 के इक्वल नहीं है। तो 2 के लिए देयर एग्जिस्ट 3 बिलोंग्स टू Z2 3 बिलोंग्स टू Z6। इस 2 के लिए एक एलिमेंट 3 आपको इस प्रकार से मिल रहा है सच दैट 2 into 3 है वो 0 आ रहा है। इसमें अगर आप देखोगे कि 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 6। अगर हम Z6 की बात करें, इसका मतलब है इसमें ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 का मतलब है जो भी आपके पास रिजल्ट है उसमें आपको 6 का डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो 2 into 3 6 हो गया। 6 को अगर 6 के डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे आ गया 2 into 3 इक्वल टू 0। इसी टाइप से अगर 3 into 4 करोगे, 3, 4 बिलोंग्स टू Z6 सच दैट 3 into 4 ये भी 0 ही आएगा। 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ गया, और 12 को अगर 6 के डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ये भी आपके पास क्या हो गया एक 0 डिवाइजर। तो 2, 3 and 4 आर 0 डिवाइजर्स। ये आपके पास आ गए 0 डिवाइजर्स। तीनों के तीनों एलिमेंट आपके पास 0 नहीं थे, पर इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 0 आ रहा है। इसका मतलब ये आपके पास तीनों के तीनों क्या होंगे 0 डिवाइजर्स। ठीक है, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप चैट के थ्रू। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन ध्यान देना 0 डिवाइजर की, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, मैट्रिक्सेज का एग्जाम्पल ले सकते हो। मैट्रिक्सेज में आप ऐसी 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स ले सकते हो जिनका प्रोडक्ट है वो 0 आए। ऐसी बहुत सारी मैट्रिक्सेज आपको मिल जाएगी। इसी टाइप से आपने अगर वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा होगा कि I क्रॉस I भी 0 होता है, तो वहाँ से भी अगर आप कोई रिंग बना सको तो वहाँ भी उनका प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स का 0 आ सकता है। ठीक है, इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन या इसको बोलते हैं पूर्णांकीय प्रांत। इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत। तो इसमें हमें क्या करना है, आज की जो अपनी क्लास है उसमें मैं सिर्फ आपको डेफिनेशंस बता रहा हूँ। कल फिर इसमें जितने भी थ्योरम्स हैं और कुछ एक इसमें और एग्जांपल है उनको अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है, मान लिया आपने लेट D प्लस मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग। मान लिया कि D प्लस और मल्टीप्लाई के लिए एक रिंग है, देन D प्लस मल्टीप्लीकेशन इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ माना D प्लस गुणा एक वलय है तो D प्लस मल्टीप्लाई एक पूर्णांकीय प्रांत होगा यदि, कब होगा, यदि पहली कंडीशन आपके पास D इज कॉम्यूटेटिव रिंग,
मतलब आपके पास D क्रम विनिमय वलय हो, सेकेंड आपके पास D is ring with unity, D इकाई सहित वलय हो, ये आपके पास इकाई सहित वलय हो। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि D does not have any zero divisors, D शून्य भाजक रहित वलय हो। ठीक है, ये आपके पास परिभाषा है कि आपके पास कोई भी एक रिंग है तो वो रिंग एक इंटीग्रल डोमेन बनेगी। कब बनेगी? जब वो कम्यूटेटिव रिंग हो, वो रिंग विथ यूनिटी भी हो और उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, या जीरो डिवाइजर फ्री या विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग होनी चाहिए। डी में शून्य भाजक, डी है वो शून्य भाजक रहित होनी चाहिए। ठीक है, तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी एक आपके पास रिंग है तो वो आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन बनेगी, एक पूर्णांकीय प्रांत बनेगी। कब? जब वो कम्यूटेटिव हो, वो रिंग विथ यूनिटी हो और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो, उसमें कोई भी शून्य का भाजक उपस्थित नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास जितनी भी नंबर्स की रिंग है वो सारी की सारी आपके पास इंटीग्रल डोमेन होती है। ठीक है, अगर मैं Zn की बात करूं तो Zp प्लस P मल्टीप्लिकेशन P इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ P is प्राइम नंबर। आपके पास इन जनरल अगर मैं Zn की बात करूं तो उसमें जीरो डिवाइजर प्रेजेंट होते हैं। कब? जब n है वो एक कंपोजिट नंबर हो। ये एक थ्योरम भी है, आपकी फर्स्ट चैप्टर में ही है, अपने कल की क्लास में थ्योरम भी प्रूफ करेंगे, पर अभी सिर्फ ध्यान रखना। एक एग्जांपल है कि Zp प्लस P और मल्टीप्लाई P के लिए एक इंटीग्रल डोमेन बनता है अगर P है वो एक प्राइम नंबर हो। अगर ये प्राइम नंबर नहीं हुआ तो ये कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाएगा। क्यों? अगर ये प्राइम नंबर नहीं हुआ तो ये कंपोजिट नंबर होगा और कंपोजिट नंबर के 1 और n के अलावा भी कोई ना कोई प्रॉपर डिवाइजर होगा। अगर उसका कोई प्रॉपर डिवाइजर आपको मिल गया तो उन दोनों का प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। ये अपने कल की क्लास में थ्योरम करेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करो। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद एक और डेफिनेशन लिखते हैं। चलो, आगे हम बात करेंगे, अगली जो डेफिनेशन है वो आपके पास है फील्ड या क्षेत्र। फील्ड या क्षेत्र, इसके लिए मान लिया कि लेट F प्लस मल्टीप्लाई
इज ए रिंग। मान लिया आपने कि f प्लस और मल्टीप्लाई है वो एक रिंग है, देन f प्लस मल्टीप्लिकेशन इज ए फील्ड इफ आपके पास माना f प्लस मल्टीप्लाई एक वलय है, तो f प्लस मल्टीप्लाई एक क्षेत्र होगा यदि, कब होगा, जब पहला आपके पास f एक क्रम विनिमय वलय हो, f is कॉम्यूटेटिव रिंग, f है वो कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। सेकंड आपके पास f इकाई सहित वलय होना चाहिए, f is ring with unity। पहली चीज f है वो कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, दूसरा आपके पास रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, और तीसरा जो चीज इसमें है कि प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of each non-zero element exists। कोई भी एक रिंग है, उसको एक क्षेत्र होने के लिए, एक फील्ड होने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहला आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, दूसरा आपके पास रिंग विथ यूनिट होना चाहिए, और तीसरा है कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। या इसको शॉर्ट में ये बोल सकते हो कि मान लिया कि माना f एक अरिक्त समुच्चय है, प्लस व मल्टीप्लाई f पर परिभाषित दो द्विआधारी संक्रियाएं हैं, तो f प्लस मल्टीप्लाई एक क्षेत्र होगा यदि पहला आपके पास है f प्लस क्रम विनिमय समूह हो या आबेली समूह हो, दूसरा आपके पास f0 मल्टीप्लाई। f0 का मतलब क्या है कि आपने जो प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको निकाल दिया यहाँ से। f मल्टीप्लाई एक क्रम विनिमय समूह हो और तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास है कि बंटनता गुणधर्म की पालना करे।
अगर ये तीनों चीज़ इसमें होल्ड होती हो तो हम बोलेंगे कि F है वो एक क्षेत्र होता है। अगर इसमें दोबारा देखोगे तो देख सकते हो कि F कोई भी एक रिंग है। अब अगर आपने बोल दिया कि F कोई रिंग है, F का रिंग होने का मतलब क्या है कि प्लस के लिए एक आबेलियन ग्रुप है और मल्टीप्लाई के लिए एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप का मतलब क्या है कि क्लोजर और एसोसिएटिव, दो चीज़ें हैं। तो क्लोजर और एसोसिएटिव रिंग की परिभाषा में आ गई। तो क्रम विनिमय समूह के लिए आपको और क्या चाहिए, कम्यूटेटिव चाहिए, क्रम विनिमय और हर एक क्रम विनिमय और तस्मा का एलिमेंट, तो वो इसमें आ जाएगा। और हर एक एलिमेंट का आपको इन्वर्स भी मिल रहा है, तो सारी चीज़ें आपको मिल रही है। तो मल्टीप्लाई के लिए भी एक क्रम विनिमय समूह होगा। उसके बाद बंटनता गुणधर्म की पालना करें, क्योंकि रिंग की परिभाषा में बंटनता गुणधर्म है। तो आपके पास अगर क्षेत्र की परिभाषा है तो आप इन दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो। इस परिभाषा में आपने पहले मान लिया कि एक रिंग है। अगर यह रिंग है इसका मतलब प्लस के लिए पहले से ही आबेलियन ग्रुप मान लिया और बंटनता गुणधर्म भी आपने मान लिया। अब मल्टीप्लाई के लिए तीन चीज़ें और होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हो। इसके बाद एक और परिभाषा आती है जिसको हम बोलते हैं स्क्यू फील्ड, उसको स्क्यू फील्ड बोलते हैं। तो स्क्यू फील्ड में ये सेम परिभाषा है फील्ड की, बस इसमें जो ये क्रम विनिमयता की कंडीशन है इसको हम हटा देते हैं। स्क्यू फील्ड या इसको विषम क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ये सेम परिभाषा रहेगी, बस इसमें जो क्रम विनिमयता की कंडीशन है इसको हम निकाल देंगे। तो बाकी सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए, इसमें यूनिटी भी होनी चाहिए, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी होना चाहिए, बाकी सब सेम है। बस यहाँ पे स्क्यू फील्ड में हम क्या करेंगे कि जो कम्यूटेटिविटी की कंडीशन है, मल्टीप्लाई के लिए जो कम्यूटेटिव होना चाहिए वो कंडीशन हट जाएगी यहाँ से, तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू फील्ड या विषम क्षेत्र। तो ये आपके पास कुछ एक परिभाषाएं थी। अब जो थ्योरम्स हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।